जय हिंद स्टूडेंट्स। सो आज है 7 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूज को कवर करवाया जाता है और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज कवर होती है। प्लस अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को तो ज्वाइन करना ही है आपको, क्योंकि ये सबसे पहली चीज तो यूपीपीसीएस के मामले में टॉप नंबर 1 बैच है ऑल ओवर इंडिया, टॉप नंबर 1 बैच। और यहां पर पूरी आपकी सिलेक्शन तक की तैयारी जो है वो करवाई जाती है ए टू जेड। सो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन ले लीजिए। प्लस इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम का हमारा पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एग्जामिनेशन से जुड़ी अपडेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो आज की ये सब टॉपिक्स है जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो इंटरनेशनल रिलेशंस का है। इंडिया और वियतनाम के रिलेशन की यहां पर बात हो रही है। दूसरा टॉपिक जुडिशियल अथॉरिटी और परफॉर्मेंस ऑडिट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। न्यायिक प्राधिकरण और निष्पादन लेखा परीक्षा का है। तीसरा ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जुड़ा एक टॉपिक है। चौथा रैंसमवेयर अटैक हम लोग को इंडियन बैंक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नजर आ रहा है ये टॉपिक। फिर डिवास्टिंग क्लाउड बर्स्ट इंपैक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने से जो विनाशकारी प्रभाव हुआ है उस पर यहां पर बात की जा रही है। और पैंगोंग सॉ ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है आज के गाइस, एक एक करके जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो इंडिया और वियतनाम के रिलेशन का है। वर्ल्ड मैप की तरफ देखो आप। अच्छा हाँ, और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वही चीज नोट डाउन करनी है, उसके अलावा और कुछ नोट डाउन नहीं करना। सो आपने अपनी दीवार में जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है ना, तो उसकी तरफ जाकर देखो कि वियतनाम की लोकेशन कहां पर है। इंडिया के बगल में आपको दिखाई देगी नेबरिंग कंट्री हमारी, राइट। इंडिया और वियतनाम इन्होंने रिसेंटली जो है वो कुछ स्टेप्स लिए हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मेनली फोकस कर रहे हैं ये लोग। और ये मूव तब आया जब हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो है वो मीटिंग हुई, राइट। और हमें देखने को मिल रहा है कि नए इनिशिएटिव के अंदर ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन जैसे सेक्टर्स शामिल है। मतलब कि व्यापार करेंगे ये लोग मिलकर, डिजिटल पेमेंट्स में काम करेंगे, डिफेंस, रक्षा पे, और इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग पर काम करेंगे। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जिन पर ये मिलकर काम करेंगे इंडिया और वियतनाम। अब देखो बायलेटरल मीटिंग में किन किन चीजों के बारे में बात हुई, तो एक नए प्लान बनाने की बात हुई। और ये नया प्लान जो पहले स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, इसको अगले 5 सालों में जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो देखो जो एक नया एक्शन प्लान है जिसको हालांकि 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, वो अब जाकर अब फाइनलाइज जो है वो हुआ है 5 सालों के लिए, 2024 से 28 के लिए। इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप काफी अच्छे करेंगे और इकोनॉमिक्स पर मेनली फोकस है, क्योंकि देखो यार व्यापारी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दोनों के पास पैसा आएगा तभी तो दोनों डेवलप होंगे। फिर वेरियस टेक्नोलॉजी पर जो है वो मिलकर ये काम करेंगे, राइट। डिफेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। डिजिटल पेमेंट्स में कहा गया है कि दोनों कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है और उनकी जो वियतनाम की जो सेंट्रल बैंक है, ये डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी जो है वो स्टैब्लिश करेंगी कि जिससे कि ऑनलाइन पेमेंट्स आपस में कंट्रीज के बीच में ट्रांसफर किए जा सकें। और वियतनाम जो है ये भी डिजिटल पेमेंट्स पर काम जो है वो कर रही है, राइट, अपना रही है और डेवलप कर रही है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में हमारे जो अगर यूपीआई की बारे में बात करें तो यूपीआई जो है वो भूटान में भी आप यूज कर सकते हो, सिंगापुर में भी कर सकते हो, यूएई में भी कर सकते हो, यस। तो वैसे ही वियतनाम और इंडिया जो है वो मिलकर इसी प्रकार के एक प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो करने पर काम कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली यूपीआई को ही अप्रूवल जो है वो मिलेगा। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो 300 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट लाइन वियतनाम को प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि वो वियतनाम की मिलिट्री सिक्योरिटी और उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। मतलब सॉफ्ट लोन हम दे रहे हैं 300 मिलियन यूएस डॉलर का वियतनाम को। इसके अलावा आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो हम लोग को न्याचंग में देखने को मिल रहा है कि जिसका उद्घाटन किया गया और इसको भी इंडियन ग्रांट्स के थ्रू, इंडिया के अनुदान के थ्रू, इंडिया की हेल्प के थ्रू, इंडिया के फंड के थ्रू इसको बनाया गया है, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है। और टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी पर मेन फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि 6 समझौता ज्ञापन जो है वो साइन किया गया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर पर रिसर्च करेंगे, कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग, कस्टम जो होती है ना कि सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाता है, तो उसको जो है वो और एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। लॉ एंड जस्टिस पर
एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है रेडियो टेलीविजन पर, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, क्योंकि आज की डेट में सभी को पता है कि एलोपैथी के क्या नुकसान है, तो सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वियतनाम ने प्रपोजल रखा है कि इंडिया के साथ वो अपने ट्रेड को बढ़ा देगी, 20 बिलियन यूएस डॉलर कर देगी, जो आज की रेट में 14.8 बिलियन यूएस डॉलर है। दोनों कंट्री ने एग्री किया कि दोनों ही कंट्री जो है वो आसियान इंडिया ट्रेड जो है गुड्स एग्रीमेंट के अंदर, राइट, तो गुड्स एग्रीमेंट के अंदर आसियान और इंडिया का ट्रेड जो है उसको रिव्यू करेंगे, राइट। तो ये दोनों ही कंट्री ने जो है वो इस चीज पर सहमति जो है वो जताई है। और वियतनाम ने यह भी कहा है कि इंडिया जो इन्वेस्टमेंट कर रही है आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी में, वो भी बहुत बढ़िया, और वियतनाम में भी करे ऐसा उसने बोला है। क्योंकि वियतनाम छोटी कंट्री है गाइस, तो उनको जो है वो हम लोग फंडिंग देकर जो है वो हेल्प कर सकते हैं, बट उस कंट्री से हम लोग ये फायदा उठा सकते हैं, ये चीज समझो आप। पहली चीज तो उनके साथ अगर हम अच्छा व्यापार रखेंगे, ट्रेड रखेंगे, तो वो चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी नेबरिंग कंट्रीज है तो उनके साथ हम लोग को अच्छे रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें जो है वो हेल्प करता है बुरे समय पर, राइट। क्योंकि जब बुरा समय आता है, सप्लाई चेन जब डैमेज होती है, तो इन्हीं सब कंट्रीज के थ्रू ही जो है वो मतलब ट्रेड लिंक जो है वो ओपन हो जाती है, रूट्स ओपन हो जाते हैं। नहीं तो ये कंट्रीज अगर अपने रूट्स को बंद कर देंगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम ब्लॉक हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, मार्केट। हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन रहे हैं तो हमें चाहिए एक मार्केट, है ना, उनको प्रोवाइड कराने के लिए। चौथा पॉइंट, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस, कि ये इन कंट्रीज के थ्रू, इन कंट्रीज के फार अवे जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। पांचवा पॉइंट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमें वो कॉपरेशन मिल सके, सहयोग जो है वो मिल सके। भाई जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में हमारे फेवर में ये कंट्रीज वोट कर सके, इसलिए हम इन सब के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, लोन्स देते हैं, राइट। इनके यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इनके काम करते हैं, एक्स वाई जी वेरियस चीजें हैं ऐसी। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको आपके पास ही 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, और यही ऐसे आपको याद रखने जो कि आप मेंस में लिख सके। और ये कब याद होगा आपको, जब आप रेगुलर रहेंगे। मतलब आपको बता रहा हूं, जब आप 3 से 4 महीने तक रेगुलर प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहेंगे ना अपनी, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉइंट्स बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको क्लास के दौरान लिखवाता ही नहीं हूं ये सब पॉइंट्स कि आप ये सब पॉइंट्स लिखो, क्यों, ये बहुत बेसिक कॉमन पॉइंट्स है बॉस। आपको हर चीज लिखनी नहीं है, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो आप अपने मेंस में लिखोगे। आप सोचोगे कि यार आप हर चीज के नोट्स बनाओगे, भाई आपको मेंस के आंसर जो लिखने हैं ना वो बिना किताब देखे लिखने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सामने किताब रखी रहेगी और आपको मेंस का आंसर लिखना है। मैं आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज करने पर काम करता हूं मेनली, कि आप ध्यान से सुनो, फोकस के साथ सुनो, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई टॉपिक आए तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिंगर्स में बिल्कुल नोट्स पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। तो ये चीज है। अब देखो, दोनों ही कंट्रीज जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, अब देखो ये एक और पॉइंट आ गया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे हम लोग को जो है वो सपोर्ट चाहिए हमारा, क्योंकि यहाँ पर चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, राइट। और फोकस मेनली जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही चाइना ने जो है बहुत उत्पाद जो है वो मचा के रखा हुआ है। फिर अब देखो ये भी आ गया, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो उसका 1982 का जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें वेरियस जो डिस्प्यूट्स है, मुद्दे जो है इंटरनेशनल लॉ के मुद्दे, तो उसको पीसफुली सेटल करना। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर इंटरनेशनल मुद्दे को भी सेटल कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक पॉइंट है, इसलिए हम लोग जो है वो कंट्रीज के साथ जो है वो एक रिलेशन बनाते हैं। फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डायलॉग्स ये स्टैब्लिश किया गया, और ये डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जो मुद्दे ना, यानी कि दोनों कंट्रीज कोई ना कोई इशू आता है, चाहे कस्टम को लेकर, चाहे ट्रेड के टाइम को लेकर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो या पेमेंट्स को लेकर, तो वो जो भी मुद्दे हैं उसके लिए हमने एक बैठक जो है वो तैयार कर दी थी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर। अब वियतनाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है वो जान लो। हनोई जो है वो इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है, वियतनामीज यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चलती है। मेजर माउंटेन रेंज जो है, पर्वत श्रृंखला जो है मेजर यहाँ पर, वो अन्नम कॉरीडेलेरा, ये हम लोग को देखने को मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है, लिख लेना ये वाला फैक्ट। मेजर रिवर मेकोंग नदी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, रेड रिवर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी लिख लेना। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर जाइंट कैटफिश है, इंडो चाइनीज टाइगर्स पाए जाते हैं, साउला एंटीलोप्स हिरण पाए जाते हैं, फिर राइनोसोरस सुमत्रन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सोशलिस्ट स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वियतनाम की वो चला रही है। तो ये जो सरकार है यहाँ की, ये बेसिकली समाजवादी राज्य है यहाँ का, राइट, और इसको कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया जाता है वियतनाम की, ठीक है। मेन एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग को क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, कच्चा तेल, सी फूड, राइस, शूज, वुडन प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉफी, क्लोथ्स,
तो ये सब इंडिया को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और भी दूसरी कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं मेनली। और इंडिया और वियतनाम के रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश किए थे 2016 में। हमने डेवलप किया था इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप जब किया था, जब एक हम लोगों ने जॉइंट विजन पीस प्रॉस्पेरिटी और पीपल के लिए लेकर आए थे 2020 में। यानी कि इस समय हमने अप्रूवल ठप्पा जो है वो लगा दिया था। 2022 में दोनों ही कंट्री ने सेलिब्रेट की थी अपनी 50वीं एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। फिर 18 जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है वो हम लोग को इकोनॉमी, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन इनके ऊपर देखने को मिली 2023 में। यानी कि अभी पिछले कुछ सालों में हमने रिलेशनशिप अपने और तेजी से जो है वो बढ़ा दिए हैं कंट्री हमारे, स्पेशली हमारे आसपास की कंट्रीज के साथ, ठीक है। और इंडिया और वियतनाम का ट्रेड जो है वो अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 14.82 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, जिसको ये 20 बिलियन यूएस डॉलर करने की बात कर रहा है वियतनाम। अब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो कुछ हम लोग इंजीनियर प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग सामान एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर के सामान एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मशीनरी, कुछ कपड़े जो है मंगवाते हैं। इंडिया वियतनाम में जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी है वो 2 बिलियन यूएस डॉलर हम लोग को देखने को मिली है। और वियतनाम का एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर 28.55 मिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। डिफेंस में भी 2009 में एमओयू हमने जो है वो साइन किया था। 2015 का जॉइंट मिशन भी था डिफेंस कॉपरेशन को लेकर। 2022 में एक नया जॉइंट विजन स्टेटमेंट इंडिया वियतनामी डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हमने साइन किया था। फिर एमओयू भी जो है वो साइन हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। फिर बायलेटरल मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। वेरियस एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। एक दूसरी कंट्रीज की जो मिलिट्री फोर्स है वो ट्रेनिंग के लिए एक दूसरी कंट्रीज के पास जो है वो जाती हैं। फिर इंडिया और वियतनामीज के बीच में हमें कल्चरल, एकेडमिक, ये सब प्रमोशन करने के लिए वो भी हम लोग को देखने को मिलता है एक पॉइंट कि भाई अब पढ़ा वियतनामी स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़ते हैं, राइट। कई सारे इंडियन रिसर्चर्स है वो वियतनाम में जाकर रिसर्च वगैरह करते हैं, यस। तो ये क्या हो रहा है, ये एक एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर बुद्धिज्म का लिंक तो आप जानते ही हैं, राइट। योगा की पॉपुलैरिटी वियतनाम के अंदर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर टाइज जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिएट करती है। स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चरल सेंटर ये हनोई में हम लोग को देखने को मिलता है, सोचिए आप। तो ये सब चीजें बताती है कि इंडिया और वियतनाम के हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस दोनों हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो संबंध है वो दोनों ही हम लोग को नजर आता है, दैट्स इट। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल गए वियतनाम, इंडिया वियतनाम रिलेशन से रिलेटेड। अब देखो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका जो होती है, तो उसका जो अधिकार होता है कि वो सरकार को जो है वो बताती है कि आपको जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको कैसे कानून जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि ये इंश्योर करना है कि कानून जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, जिस पर्पस के लिए वो कानून बनाया गया है, जिन लोगों के लिए वो कानून बनाया गया है, और जिन मतलब पर्पस के लिए वो कानून बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल हो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हाईलाइट किया जा रहा है, यानी कि न्यायिक सक्रियता की ओर यह कदम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन यानी कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इंश्योर करता है। पर्टिकुलरली जब हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कई बार ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाता है, हमें देखने को नहीं मिलता कई बार कि भाई कार्रवाई जो है वो उसमें देरी हो रही है, पॉलिसी बन गई है, कानून अवेलेबल है, बट इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही है क्योंकि अधिकारी उस पर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सब जो है वो नहीं चलेगा। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज अश्योर कर दी है, अफर्म कर दी है कि जुडिशरी की जो पावर और ड्यूटी है कि भाई वो ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई जो कानून है वो सही तरीके से चले। और ये जरूरी क्यों है, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अब सरकार ने कानून बना दिया जुडिशरी के कहने पर, बट कानून बनकर फॉर एग्जाम्पल कि आपने टाइम टेबल बना लिया कि आपको पढ़ना है इस दिन ये चीजें पढ़नी है, बट आप उस दिन ये चीजें पढ़ोगे नहीं, सिर्फ टाइम टेबल बना लोगे तो क्या एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे? नहीं। तो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस, यस, यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टारगेट्स। यस, तभी तो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई हो कर पाओगे, वरना नहीं। बोलो हाँ या ना? तो वैसे ही अगर सरकार ने कानून बनाए हैं तो उस कानून को प्रॉपर इंप्लीमेंट करो भाई, उसको प्रॉपर लागू करो। तो ये चीज यहां पर जो है वो कोर्ट के द्वारा कही जा रही है और कुछ नहीं। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो रिव्यूज करें कि भाई आपके जितने भी कानून है
वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, प्रॉपर इन प्रैक्टिस है कि नहीं, राइट। तो इस चीज पर इन्होंने मेनली जोर डाला है। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे बॉम्बे हाई कोर्ट को कि वो ऑडिट करे महाराष्ट्र स्लम एरियाज की, स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट 1971 की, कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी ये झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, तो आपको उन वहां पर ठीक कर रहे हो कि उनको कि नहीं कर रहे हो। कानून तो आप बना चुके हो, बट वो कानून लागू है कि नहीं है, तो उसको एक बार आप रिव्यू करो। ये चीज जो है वो इस चीज पर ये पूरा टॉपिक सामने आया है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई आप जो है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो कानून का होता है उसको उसका आकलन करो कि भाई आपने कानून सोचो 1971 में बनाया है, अभी 2024 चल रहा है, तो इतने पुराने कानून का रिजल्ट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कानून बनाकर सिर्फ एक पेपर में रखकर छोड़ दिया है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन पर यहां पर जोर डाला गया है। ये पूरा टॉपिक बस इसी से रिलेटेड है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की बारे में बात करें हम लोग, तो ये जो अभी जैसे ऑर्डर दिया गया है ना, जुडिशरी के द्वारा, इसका मतलब ये है कि क्लियरली जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व हमेशा रहती है किस चीज में, शासन में, गवर्नेंस में। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर कोर्ट की तरफ से कुछ कुछ ऑर्डर्स आते हैं कि ये कानून बनाया जाए गवर्नमेंट को, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और हालांकि ये सब चीजें जो होती हैं वो जुडिशरी के रोल को जो है वो क्या करती हैं, अंडरस्कोर करती हैं, राइट। कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, कई केसेस में ये भी कहा गया है कि जुडिशरी जो है वो हस्तक्षेप ना करे, बट अगर जुडिशरी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी गवर्नेंस में, तो गवर्नमेंट कानून बना बना के छोड़ती जाएगी और उसका पालन कोई करेगा नहीं। तो जुडिशरी का काम होता है एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करके रखना। बट इसमें पता है जुडिशरी का बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कितने सारे केसेस हैं, उनका बर्डन कितना ज्यादा है, पेंडिंग केसेस का बर्डन ऑलरेडी कितना ज्यादा है जुडिशरी के ऊपर। ऊपर से ये एक और चीज कि जुडिशरी को जो है वो शासन कैसे करना है वो भी बताना पड़ रहा है। तो इसमें सोचिए आप कि इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है जुडिशरी की। और यही अगर टाइम और एनर्जी का अगर उपयोग जो है वो किया जाता किस चीज में, पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने में, तो और ज्यादा पेंडिंग केसेस रिजॉल्व होते हैं। बट फिर भी जुडिशरी को हस्तक्षेप करना जरूरी है, तभी तो एक बैलेंस जो है वो क्रिएट होकर चलेगा। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई आप, जैसे कि महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट को लेकर बात की गई है, तो भाई आप देखो कि ये कानून तो बन गया, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो ये है परफॉर्मेंस ऑडिट, बस और कुछ नहीं है। फिर एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ, राइट। लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल जो है वो बनाओ, यानी कि जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, राइट, उनको अकाउंटेबल बनाओ कि भाई वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, आपको पता होगा कि ये पॉलिसी बनी है और उस पॉलिसी पर काम कितना हो रहा है, किस प्रकार की उस पर प्रोग्रेस हो रही है। अब इस प्रकार से कानून जो है वो क्यों बन तो जाता है, बट फिर भी एक्शन उस पर क्यों नहीं लिया जाता। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिलती है यार, इंडिया के अंदर सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं। अब आप कानून तो बना लेते हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कहीं पर रिहैबिलिटेशन करना है, एक जगह को खाली करवा के और जहां पर मौजूद जो झुग्गी बस्ती है उसको वहां से हटवाकर उनके लिए कोई दूसरी जगह पर अरेंजमेंट करना है। अब सरकार दूसरी जगह पर अरेंजमेंट करने के लिए जमीन जो है वो लेती है और उस पर एनवायरमेंट का इशू आ जाता है या दूसरी चीजों का इशू आ गया, राइट, वहां से लोग खाली करने के लिए रेडी नहीं हुए, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं ना, धरना चलने लगता है। तो इस कारण से कई बार हमें देखने को मिलता है कि कानून प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, आपके पास डेटा नहीं है प्रॉपर, काफी सारे कानून जो है वो बना दिए जाते हैं बिना पर्टिकुलर डेटा के, राइट। तो उसके कारण भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई आपने जो कानून बनाया और बजट जो है वो बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि आपको 1 करोड़ लोग को जो है वो रिहेबिलिटेट करना है, बट रियलिटी में वहां पर 10 करोड़ लोग हैं, फिर क्या कर लोगे आप, दिक्कत तो होगी होगी। फिर कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वही वोट बैंक के चलते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं करने देंगे ये वाली चीजें, अपोजिशन वाले। फिर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज भी कई बार होता है कि अधिकारी जो है कुर्सी जो है वो तोड़ रहा है बस, या कुर्सी गर्म कर रहा है और कुछ नहीं, उसको एक्चुअल में कानून को लागू करने के लिए कोई एफर्ट्स जो है वो नहीं डाल रहे हैं। फिर कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि आप ज्यादा लोगों से कंसल्ट नहीं करते हो कानून बनाने से पहले, इसके चलते कानून फेल हो जाता है। फिर इसके अलावा कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कानून और जुडिशियल डिस्प्यूट्स, यानी कुछ 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 कानून को जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है केस के अंदर, तो स्टे लगा देती है कोर्ट, कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया जाता है कुछ कुछ कानून को, तो उस केस में स्टे जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये बात भी आपने कई बार देखी होगी कि इस फलाना प्रोजेक्ट पर स्टे लग गया, राइट। तो वो सब चीजें भी होती हैं, ठीक है। फिर कई बार ऐसी कानून के अंदर ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, जिससे कोर्ट में वकील जो है वो छेड़खानी करके जो है वो अपने फेवर में ला सकते हैं चीजों को, राइट। तो उसमें भी बहुत हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि डिलेज होता है। तो ये सब कारण है डिलेज के। अब जो प्रॉब्लम है भाई वही उसका सोल्यूशन है।
अब प्रॉब्लम है डेटा का, तो भाई डेटा प्रॉपर कलेक्ट करो आप। प्रॉब्लम है कि आप लोगों से बात नहीं करते हो कानून बनाने से पहले, तो सभी लोगों से बात करो आप, पब्लिक को इन्वॉल्व करो। प्रॉब्लम है कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो डिले करते हैं, तो भैया ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाओ, जो डिले कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। राइट, प्रॉपर ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड बनाओ, यानी कि कानून बनने से पहले ही आपके पास पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद कानून जब बन गया तो उसके बाद आप प्रॉपर मॉनिटर करो, एक्सेस करो। कोई हर 6 महीने के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो उसकी जारी करवा के दो कि क्या प्रोग्रेस जो है वो चल रही है। तभी तो जो है वो आगे अच्छे से काम बनेगा, वरना कैसे बनेगा भाई। अब देखिए बात हो रही है ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर करीब 10 लाख पेड़ काटे जा रहे थे। मैं 10,000 की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, 10 लाख या उससे भी ज्यादा। तो उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी जो हुआ था, और फिर से ये बहस जो है वो छिड़ गई है। नीति आयोग में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये बहस जो है वो छेड़ी गई है। इनिशियली यही कहा गया कि यहाँ पर जो नो गो जोन एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको फ्लैग आउट जो है वो किया कि भाई इस क्षेत्र में आप काम जो है वो मत करो। और काफी काफी सारे मतलब जो हमें देखने को मिला था कि एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो सामने आ गए थे कि भाई अब इस तरीके से जो है वो बर्बाद मत करो। तो आपको बता दें ये प्रोजेक्ट 2021 का हम लोग को देखने को मिला था। ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाने पर फोकस किया गया था, पोर्ट बनाने पर फोकस किया गया था। देखो ये लिखा है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। फिर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी। एक बहुत बड़ा टाउनशिप बनाने की बात की गई थी लोगों के रहने के लिए। एक पावर प्लांट बनाने की बात की गई थी, और भी काफी सारी चीजों को बनाने की बात की गई थी। और ये लोकेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के काफी नजदीक है। तो हम चाह रहे थे कि एक हम लोग एक ऑल्टरनेटिव शिप का पोर्ट जो है वो तैयार करें, एक बंदरगाह तैयार करें, जहां पर शिप जो है वो आकर अपने माल को जो है वो उतार सके और चढ़वा सके, और जिससे कि हम लोग को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके। राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो मिलिट्री फोर्सेस लेकर आ जाते, बहुत बड़ी बड़ी वॉरशिप लेकर आ जाते, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, बैटरीज, और भी काफी सारे ट्रूप्स वगैरह को यहाँ पर खड़े कर सकते थे। तो ये सब चीजें, और ये मलक्का स्ट्रेट के नजदीक है, तो इसको जो है हम लोग अपग्रेड करके और दूसरी कंट्रीज को ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं कि आप जो है वो यहाँ पर अपने जो वेसल्स हैं, शिप है, उनको पार्क कर सकते हो। फिर अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, यहाँ पर तो 8.5 लाख ट्रीज लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पर काटने की बात की गई थी। और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होना था। अब डिफॉर इतने सारे पेड़ काटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मौजूद जानवरों को दिक्कतें होंगी। और यहाँ पर निकोबार के अंदर हम लोग को जो है वो लेदर बैक टर्टल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में हम लोग को जो है वो नजर आता है शेड्यूल 1 के अंदर, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। फिर यहाँ पर बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन का एक बड़ा इशू था, क्योंकि जैव विविधता थी ना यार, इतने सारे जानवर यहाँ पर मौजूद है, इतनी सारी प्रजाति यहाँ पर मौजूद है, आप इतने बड़े जंगल को काटोगे, यानी कि उनके पूरे आवास को, उनके पूरे इकोसिस्टम को आप खत्म कर दोगे, तो दिक्कतें तो होंगी। तो इसीलिए बहुत सारे, और यहाँ पर एक शॉम्पेन और नार्कोबीज भी ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इसी आइलैंड पर जो है वो रहते हैं, उनको भी हटाना पड़ता। तो ये सब जो इश्यूज है इसके चलते फिर से मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब कुछ लीगल और टेक्निकल इश्यूज भी है, जैसे कि सेस्मिक रिस्क। निकोबार जो है वो एक मेजर फॉल्ट लाइन पर है। आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थक्वेक कहाँ पर होते हैं, जहां पर ये फॉल्ट लाइंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट जो है वो कंडक्ट नहीं किया गया। फिर पर्याप्त जो है वो रिपोर्ट नहीं है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जो है वो पर्याप्त जो है वो हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। राइट, फिर लीगल चैलेंजेस भी हैं, काफी सारे अप्रूवल्स और एग्जेम्पशंस जो ग्रांट किए गए हैं अलग अलग कानून के तहत, जो फॉरेस्ट को, ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन पर जो है वो स्टे ऑर्डर लगा दिया गया, केस लगा दिया गया कोर्ट के अंदर। तो इनिशियली कंसर्न जो है वो आईसीआरजेड का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A का हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर क्लियरली ये कहा गया कि भाई आप किसी प्रकार के बंदरगाह वहां पर नहीं ला सकते, बट फिर भी लाया जा रहा है। राइट, फिर यहाँ पर परमिट कर दी गई है एक्टिविटीज आईसीआरजेड 1A के जोन में, बहुत सारी एक्टिविटीज, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, सब कुछ। राइट, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इन्होंने चीजों को जो है वो अप्रूव जो है वो किया, जो कि गलत है। राइट, फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब ये कोई भी पार्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट का जो है वो ICRZIA में नहीं आता है, ये चीज जो है वो कंक्लूड जो है वो की गई। और फिर ये कहा गया कि यहाँ पर कोरल कॉलोनीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं। राइट, मतलब जैसे कोरल रीफ्स जो होती है ना, वो हमें देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने ये निर्धारित किया कि 1 सीजन बेसलाइन डेटा कलेक्शन, जिसमें मानसून सीजन को हटाया गया, बोल रहे थे कि वो पर्याप्त है कि भाई यहाँ पर आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है वो उतना ज्यादा जो है वो नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया कि एनजीटी के पास जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जिनकी बेंच हम लोग को देखने को मिली थी,
तो उन्होंने जो है वो ये चीज करी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि आईसीआरजेड आईए एरिया के अंदर जो है वो आ रही है जिससे कि एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने भी अपना क्लियरेंस दे दिया। तो ऐसे करके अथॉरिटीज ने भी अप्रूवल दिया पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को। और ये जो इसके जितने भी माइन्यूट थे, यानी कि जो भी बातचीत हुई थी, जो भी बहस हुई थी, वो डिस्क्लोज ही नहीं की गई कभी भी, राइट, पब्लिक के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक स्पेशल बेंच जो है वो एनजीटी की बनाई गई, राइट, जिससे कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट की पूरी चीजें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, कैसे क्लियरेंस मिला, क्या मिला, तो उस पर बातचीत जो है वो की जाएगी। फिर एक्टिविस्ट जो है वो भी हल्ला जो है मचा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, आप इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज जो है वो नहीं कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल गलत है। आपकी मीटिंग्स में क्या बातचीत हुई, आपने उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई बताया नहीं, तो हम कैसे मान लें, है ना। फिर गवर्नमेंट अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी रिस्पॉन्स करना उसका जो है बाकी है। अब वो रिस्पॉन्स करेगी तो देखते हैं क्या होता है। फिर पब्लिक और पॉलिटिकल आक्रोश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, सार्वजनिक और राजनीतिक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए जो कि फेयर हो, राइट, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया जाए, राइट, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता उसमें देखने को मिले, और एनवायरमेंट पर कम से कम प्रभाव पड़े तभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। अब देखो यार, कम से कम प्रभाव क्या, अब यहाँ पर बता रहे हैं 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, क्लियरली नो सिग्नल है, राइट। अब ट्राइबल्स भी यहाँ पर जैसे मौजूद है, शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब, तो इनको हटाना पड़ेगा, तो वो तो गलत है ना भाई, तो वो तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वहां की पब्लिक अगर खुश नहीं है तो फिर आप वहां पर प्रोजेक्ट डाल दोगे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट पब्लिक होने नहीं देगी। हमेशा समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है, आप भले ही वहां पर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो दूसरी साइट में शुरू करो, राइट। अगर आपको मलक्का स्ट्रेट को ध्यान में रखते हुए कोई स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो है वो तैयार करना है, तो कहीं दूसरी साइट पे कर लो, राइट, जहां पर कम से कम जो है एनवायरमेंट को नुकसान हो। बस यही चीज है। अब देखो यार, एक रैंसमवेयर अटैक हम लोग को देखने को मिला है जिसने सी एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को टारगेट किया। एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हम लोग को देखने को मिल रही है जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराती है कोऑपरेटिव बैंक्स को और आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को। ये अटैक जो है उसने अप्रोक्सीमेटली 150 से लेकर 200 कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स इंडिया के अंदर उसको अफेक्ट किया है। और इंसिडेंट हाईलाइट कर रहा है कि आज की डेट में हम लोग को एक बहुत ही मजबूत साइबर सिक्योरिटी के उपाय लाने की आवश्यकता है। तो कस्टमर जो अफेक्ट हुआ है बैंक के, वो बेसिकली अपना पेमेंट सिस्टम जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जैसे यूपीआई हो गया, राइट, एईपीएस हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। कुछ रीजनल रूरल बैंक्स जो है, जो डिपेंड होते हैं अपने स्पॉन्सर बैंक के ऊपर, वो तो फंक्शन कर पा रहे थे क्योंकि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर का भी उपयोग जो है वो करते हैं। तो जैसे ही ये अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ बैंक के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है बैंक की सर्विसेज बंद हो गई। और इस प्रकार के फर्दर इंपैक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टेम्पररी सी एज टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अटैक हुआ, जिस कंपनी पर अटैक हुआ, उसको जो है वो रिटेल पेमेंट सिस्टम से अभी हटा दिया है। और फिर रिस्टोरेशन एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं अर्जेंट बेसिस पर। सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो प्रोसेस पे हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये अटैक जो है ये बता रहा है कि भाई हमारी मतलब कितनी सारी कमियां हम लोग को देखने को मिल रही है। आज की डेट में हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी उपाय जो है वो नहीं है इस प्रकार के अटैक्स से बचने के लिए। तो इस पर हमें रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉपरेशन एनपीसीआई बैंक्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है फटाक से चीजों को डिसेबल करने के लिए। और आगे की चर्चा करें तो रैंसमवेयर जो है वो क्या होता है, ये एक प्रकार का मालवेयर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है जो डेटा को इनक्रिप्ट जो है वो कर देता है और डिवाइसेस को लॉक कर देगा, जैसे कंप्यूटर को बंद कर देगा वो आपके, राइट। फिर उसके बाद फिर वो बोलेगा कि हम चालू तभी करेंगे जब आप हमें पैसा दोगे। जैसे कि होता नहीं है कि आपको की मिलेगी तभी जब आप ओपन करने की, जब आप कुछ बिटकॉइंस जो है वो ऑफर करोगे। तो ऐसा कई बार जो है वो हो चुका है। इससे पहले भी अटैक के अंदर डेटा इंक्रिप्शन पर फोकस जो है वो किया गया था, डेटा निकाल लिया गया था या डेटा को लॉक कर दिया गया था, ठीक है। और इसके अंदर बताया जाता है कि डेटा जो है वो चोरी भी हो जाता है अगर पैसा जो है वो पे नहीं करोगे तो। फिर ट्रिपल एक्सटॉर्शन होता है, चोरी डेटा का उपयोग जो है वो कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है। आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है इस प्रकार के फ्रॉड्स। अलग अलग प्रकार के रैंसमवेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो एक व्यक्ति के डेटा को जो है वो लॉक कर दिया जाता है, व्यक्ति की डिवाइस को लॉक कर दिया जाता है, या तो उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर कर दिया जाता है। और आजकल ऐसे फ्रॉड कंपनी बहुत कर रही है। मतलब जैसे जब मैं अभी आपके सामने अभी आज सुबह ये लेक्चर रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, मेरे पास 2 बांग्लादेश के नंबर से अभी फ्रॉड आ ही चुके हैं, राइट। बहुत सारे नंबर्स मेरे पास, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के नंबर उनने भेज दिए हैं और बोला कि तुम इतना पेमेंट जो है वो हमें करो, राइट। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब भेज दिया। इनके पास होता है ना कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं उनसे इनको जो है वो मिल जाता है। तो इनने बोला कि आपने हमसे लोन लिया था और अभी आप पे नहीं कर रहे हो, आप पे करो। मैंने बोला कितना लोन भाई? तो बोलता है 2800। मैंने कहा भाई मेरी मती मारी गई, मैं 2800 रुपए का लोन लूंगा कहीं से? तो ऑब्वियसली यार, मेरा 2800 रुपए कोई लोन होता है?
तो बोलते कि नहीं नहीं आपको पे जो है वो करना पड़ेगा, हमने आपको सेंड कर दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। मैंने कहा कहाँ किया था भाई, बताओ अपनी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल और नंबर भेजो। फिर आती है वहां से एक दो गालियां। वो तो मैं अवेयर हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि इससे पहले भी एक दो फ्रॉड हो चुके हैं, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी पता नहीं कहाँ कहाँ पर लीक हो चुका है। मुझे तो लगता है कि मेरा नंबर तो वहां पर भी होगा, क्या बोलते हैं, डार्क वेब में डेफिनेटली 200% होगा, क्योंकि अपन बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहते हैं ना, तो इसलिए हो जाता है। ये काफी सारे लोग अपन से खुश भी नहीं होते हैं। मैं काफी सारे लोगों का मतलब स्टूडेंट्स का नहीं है, काफी सारे लोगों का मतलब ब्यूरोक्रेट्स का है, क्योंकि वहां पर भी थोड़े कनेक्शंस रहते हैं, तो कई बार लोग खुश नहीं होते हैं, तो ऐसी हरकतें होती हैं कई बार परेशान करने के पर्सपेक्टिव से। बट यार देखो क्या होता है, शैतान को परेशान नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सोच रहे कि देवता हूं मैं, ये थोड़ा सा मुझे परेशान करेंगे, मैं पैसे निकाल के दे दूंगा। मैंने कहा मेरे जो सींग है वो अभी भी लाल कलर के निकलते हैं, शैतानी सींग। चलो, क्योंकि आज के युग में बॉस, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गाइस ऑल्सो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और आप प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एथिक्स एक तरफ है और एक तरफ बंदूक है, कि भाई बंदूक भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्यार से हाथ जोड़कर बात करोगे तो जनता जो है बेवकूफ समझेगी। तो हमेशा एक हाथ पे हथियार रखो और दूसरे हाथ में प्रेम रखो, या दूसरे हाथ को चेस्ट में रखकर सर झुका लो, और एक हाथ में हथियार जरूर होना चाहिए, कि कल को किसी ने कुछ किया तो हथियार निकाल के मार दिया, एक सेकंड भी नहीं सोचा। तो इट इज द, यही तो लाइफ है बॉस। आप देखना कि लाइफ में जो भी, आज की डेट की बात करें, आज की युग की बात करें, जो सीधा आदमी है वो परेशान क्यों है? सीधा आदमी परेशान इसीलिए है क्योंकि जनता जो है वो सीधे आदमी को ही टारगेट करती है। ये सब फ्रॉड्स लोग जो है वो आज की डेट में जो बढ़ गए हैं, ये सीधे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, टेढ़े लोग को टारगेट करने की इनके पास की नहीं, औकात नहीं है। इवन इन द पुलिस स्टेशन ऑल्सो यार, वेन यू गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, आप देखेंगे कि एक, या फिर ट्रैफिक पुलिस वाला फॉर्च्यूनर को रोकेगा नहीं, अगर रोक भी लेता है फॉर्च्यूनर को करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, नॉर्मल चेकिंग के लिए, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रोक भी लेगा, तो फॉर्च्यूनर वाला अगर हप कर देगा तो भग जाएगा वो। बट वहीं अगर उसने रोक दिया किसी मामूली सी बाइक वाले व्यक्ति को, तो उससे तो वो लूट के ले जाएगा, उसको डराएगा, वो बेचारा मामूली बाइक वाले व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा कि भैया भैया भैया। बट फॉर्च्यूनर वाला ठाट में आएगा, वो चश्मा नीचे करेगा अपना और बोलेगा क्या हो गया, अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसी रैंडम चेकअप था सर, जाइए जाइए जाइए। होता है कि नहीं होता? है कम ऑन यू गाइस से यस और नो। तो आज की डेट में दानव बनना जरूरी है या अपने आप को पावरफुल बनाना जरूरी है? दोनों ही चीज। पावरफुल तभी बनोगे जब क्वालिटी जो है थोड़ी सी इस प्रकार की होगी, ना कहने की क्वालिटी। आदमी जो है वो गरीब और परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो ना नहीं कह पाता, किसी को परेशान रहता है। ना कहना सीखो बॉस। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार डेटा उड़ा दिया जाता है बेचारे पूरे उस व्यक्ति का। अब सोचो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतने समय से रिसर्च कर रहा है, उसका पूरा डेटा उड़ जाए तो क्या होगा, सोचिए। मोबाइल डिवाइस कई बार अफेक्ट हो जाते हैं। आप बात कर रहे हो, आपके मोबाइल को सुना जा रहा है, आपकी बातें सुनी जा रही है, आपका कैमरा आपकी बिना इजाजत के ओपन हो जा रहा है, तो सोचिए आपकी कितनी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। अब इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर काफी सारे ऐसे अपराध हम लोग को देखने को मिले हैं कि जिनको शामिल किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर शामिल किया गया है रैंसमवेयर अटैक को। इसके अंदर हम लोग को काफी सारे सेक्शंस देखने को मिले, जिसमें कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, डेटा टेम्पर कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स टेम्पर कर दिया जाता है। टेम्पर करना मतलब चेंज कर देना, जो ओरिजिनलिटी उसकी खत्म कर देना। फिर इसके अलावा पनिशमेंट इसके अंदर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि 7 साल की, 3 से 7 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हम लोग को देखने को मिलता है। फिर रैंसमवेयर टास्क फोर्स एक हम लोग को देखने को मिलता है, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट हम लोग को इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर देखने को मिलती है, जो इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी और प्रिवेंशन को असिस्ट जो है वो करती है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द बैंकिंग सेक्टर 2018 इशू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बोलता है कि एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो तैयार करो, उपाय जो है वो लेकर आओ, जिसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लेकर आओ और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी कंडक्ट करो। आगे की चर्चा करें तो साइबर सिक्योरिटी एनहांसमेंट, इसमें बताया गया कि भाई सबसे पहली चीज तो हमें अपने साइबर सिक्योरिटी को जो है मजबूत बनाना है ना, और बड़ा करना है। डेटा बैकअप्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, राइट। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पर फोकस जो है वो करो कि जिससे कि डेटा लीक ना हो सके। नेटवर्क सिक्योरिटी पर जो है वो काम करो कि अननोन नेटवर्क जो है वो कनेक्ट ना हो सके। इस्टेब्लिश करो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, मतलब इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए, कि जिससे कि वो ब्रेक डाउन ना हो सके, कंप्लीटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे।
डेटा बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकवरी बहुत जरूरी है। चलो आपका डेटा भी खत्म हो गया, चला भी गया, तो आप उसको बैकअप जो है वो कर सकते हो, बट डेटा लॉस तो हालांकि अपने आप में ही बहुत बड़ा एक वो है, लॉस है, सबसे बड़ा लॉस। डेटा लॉस्ट, डेटा लॉस्ट सबसे बड़ा लॉस। क्यों? डेटा चोरी हो जाएगा भाई, स्टोलन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इस्तेमाल जो है ये सब फ्रॉड्स लोग बहुत बुरी तरह से करते हैं, लूटने के लिए, पैसे कमाने के लिए, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। आप सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो बढ़ाओ, अच्छा करो, तो ये सब चीजें हैं। अब देखो यार, आप लोग वीडियो देख रहे होगे, क्या खतरनाक स्थिति हो रही है अलग अलग जगह पर। हिमाचल प्रदेश के अंदर बादल बादल फटने की न्यूज हम लोग को पिछले 24 घंटे में जो है वो देखने को मिली है कि आई है, और काफी सारे लोगों की जान गई है, भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हर जगह हो रहा है यार, चाहे केदारनाथ की बात कर लो आप, चाहे आप इसकी बात कर लो, पचमढ़ी की बात कर लो, हर जगह पर नजर आ रहा है। और वेयनाड के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है यार, केरल के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। ये सब जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट्स हैं पूरे पूरे। 5 इंडिविजुअल्स की मृत्यु जो है वो हुई है, तो 5 तो सिर्फ आंकड़ा बताया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 50 लोग जो है वो बादल फटने के कारण जो है वो मिसिंग हो गए हैं। अफेक्टेड एरियाज के अंदर हम लोग को मलाना, साइंज, निर्माण, कुल्लू के अंदर, फिर ऐसे ही शिमला के अंदर, फिर ऐसे ही हम लोग को मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है कि काफी सारे एरियाज अफेक्टेड है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, आईटीपी, बीपी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस, होम गार्ड्स, सभी लोग जो है वो मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी डैमेज जो है वो हो गया काफी सारी लोकेशंस पर, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, बियास नदी जो है उसका पानी भर गया है राइट रोड के ऊपर। काफी सारे बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स जो है वो डैमेज हो गए, बह गए हैं। फिर इसके अलावा मंडी के अंदर 3 इंडिविजुअल, जिसमें 2 महिला है, उनकी जो है वो जान चली गई है राइट। 7 और मिसिंग है बादल फटने के कारण। तो बहुत बुरी स्थिति हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। बादल फटना क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? तो जब बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो जाती है ना, 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल, लिख लो भाई, है ये वाली चीज लिख लो कि बादल फटने की डेफिनेशन, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको कॉमन मैन की तरह बिहेव नहीं करना है कि बादल फट गया मतलब तेज बारिश हो गई तो बादल फट गया, नहीं भाई। आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल 1 घंटे में एक छोटे से एरिया में, टिपिकली 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पहुंच जाती है। ऐसा लिखो, 10 स्क्वायर किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे तक नजर आती है, तो उसको हम कहेंगे कि क्लाउड फटना, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। और ये इवेंट ज्यादातर हम लोग को पहाड़ी इलाके पर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग जो है वो होती है। क्या होती है? ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से। ये है, और इस तरीके से ऐसे हर जगह से जो है वो हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और बारिश हो रही है, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ठीक है, ये ज्योग्राफी के अंदर ये सब चीजें आती हैं। फिर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, देखो अपवर्ड करेंट्स होते हैं ना, हॉट एयर के, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करेंट्स हॉट एयर के, ये प्रिवेंट करते हैं रेन ड्रॉप को गिरने से, और फिर वो वहीं पर ही ऊपर जमती रहती, फिर एकदम से जो है वो तेजी से जो है वो गिरती है। जब जैसे ही वो करंट वीक होता है तो एकदम से सडन ये पानी जो है वो रिलीज होता है। फिर जहां पर रेगुलर रेन, जो कंडेंस वाटर जो होते हैं ना, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, पानी निकल रहा है, अब वो रुक गया है वहां पर, अब फिर अचानक से वो छूटेगा, तो जब रेनफॉल 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर गिर जाएगी, तो उसको बादल फटना जो है वो कहते हैं। फिर ऐसी फ्लैश फ्लड भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। फ्लैश फ्लड जो है वो कब होता है? जब कोई नदी का पानी एक जगह पर घंटों तक जो है वो अटक जाए, रुक जाए, फिर एकदम से उस चीज को तोड़कर, उस बैरियर को तोड़कर आता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। लैंडस्लाइड तो आप भूस्खलन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत है। मड फ्लो नाम से समझ में आ रहा है कि मिट्टी जो है वो फ्लो कर रही है। मड फ्लो जो है वो डेंस विस्कस वाटर फ्लो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें मिट्टी के पार्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और क्लाउड बर्स्ट का क्या इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिला, तो आप जानते ही भाई, पूरी चीजें जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। आज की डेट में बारिश का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो गया, कहीं पर बारिश हो रही, कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे ज्यादा हो रही, कहीं पे कम हो रही है कि नहीं? एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया है राइट, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण। ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, स्नो जो है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है राइट, जिससे कि और ज्यादा पानी जो है वो बनता जा रहा है। तो हम क्या करें जिससे कि रोका जाए ये पूरी चीजें? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता, वो भी इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि तुरंत जो है पता लगाया जा सके इस क्षेत्र में दिक्कत मतलब प्रेडिक्ट किया जा सके कि ये क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करो, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है भाई, घर हर कहीं बना दिया है। पॉपुलेशन वहां पर उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा है, इतना वेट है उस क्षेत्र में कि भाई वो एक ना एक टाइम तो धसेगा ही धसेगा। तो आपने बिना प्लानिंग के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, पॉपुलेशन को एक जगह पर जो है वो रुकवा दिया बिना प्लानिंग के।
वाटरशेड मैनेजमेंट करना जरूरी है कि पानी का बहाव रुके नहीं, तुरंत निकलते रहे। वहां पर जो है वो पेड़ पौधे लगाओ, अवेयरनेस क्रिएट करो कम्युनिटीज के बीच में, एजुकेट करो कम्युनिटी को, सस्टेनेबल तरीके से जमीन का उपयोग जो है वो करो, है ना। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट, पैंगोंग सो ब्रिज। तो पैंगोंग सो लेक तो आपको सभी को पता है यार, ये हम लोग को लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है पैंगोंग सो लेक, और उस लेक को क्रॉस करके आप चाइना पहुंच सकते हो, पता है ना आपको। और वहीं पर वो फिंगर्स वगैरह भी, 4 फिंगर्स 8 फिंगर्स हम लोग को देखने को मिलता है, याद आ रहा है। ये बहुत टॉपिक जो है वो चला था जब स्टैंड ऑफ हम लोग को जो है वो देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 में हुआ था ये। तो चाइना जो है इसने कंप्लीट कर लिया है और ऑपरेशनलाइज किया एक ब्रिज को, यानी कि एक ब्रिज बना दिया है इसने, जो कि नॉर्थ और साउथ बैंक जो है पैंगोंग सो लेक की उसको कनेक्ट करेगा। अब इसके कारण जो है वो जो चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंच पाएगी इस क्षेत्र में। तो ये ब्रिज जो उन्होंने बनाया है इसकी शुरुआत इन्होंने कर ली थी अर्ली 2022 से, और ये उसी समय इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हम लोग को देखने को मिला था 2020 में होता, वही चीज तो मैं भी आपको बता रहा था। पैंगोंग सो लेक के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये हम लोग को देखने को होता है कि 14,000 फीट अबव सी लेवल पर हम लोग को नजर आती है। पैंगोंग सो लेक लद्दाख में है, राइट। ये लेक जो है वो इंडिया और चाइना दोनों शेयर करती है। इंडिया के पास इस लेक का 1/3 हिस्सा है, बट चाइना के पास इस लेक का 2/3 हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है। ईस्टर्न एंड पैंगोंग सो लेक का तिब्बत में हम लोग को नजर आता है, और ये टेक्टोनिक लेक है जो बनाई गई थी हिमालय माउंटेन रेंज जब क्रिएट हुए थे उस समय, जिस समय हिमालय माउंटेन रेंज जब बनी थी ना, तो उस समय ये लेक जो है वो बनी थी। अब देखो नदन बैंक जो इस लेक की है, तो वो ऐसा नजर आता है कि यहाँ पर फिंगर जो है वो बनी हुई है इस तरीके की, हम लोग को स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है इस लेक के। और इंडिया क्लेम करता है, कंट्रोल करता है इंडिया फिंगर 4 तक, बट इंडिया क्लेम करता है कि भाई हमारा हिस्सा फिंगर 8 तक है, और चाइना जो है वो क्लेम करता है फिंगर 2 तक, यानी कि जैसे कि ये 1 2, मतलब इसको देखकर जो है वो पूरी वो बताई गई 3 4। तो हम लोग जो है वो हमारा जो कंट्रोल है वो 4 तक है, बट हम क्लेम करते हैं कि 8 फिंगर्स इसके अंदर है, तो 8 तक हमारा क्लेम है। बट चाइना बोलता है कि चाइना अपनी तरफ से बोलता है कि नहीं, मेरा फिंगर 2 तक जो है वो कंट्रोल है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो दो अलग अलग देखने को मिलती है, और इसी को लेकर विवाद जो है वो अक्सर चलते रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेजर है, और उसने वहां पर जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में है वो, तो उसने यहीं पर ही जो है वो ऑपरेशन जो है वो किए थे, तो बताता था कि हम तो भाई कई बार चाइना तक जो है वो घुस के आए हैं, और कई बार हमारी बातचीत भी हुई है, कई बार बातचीत भी करते हैं, कई बार गाली गलौज भी हो जाती है, बोलते कई बार शराब भी साथ में बैठ के पी लेते हैं, तो ऐसी दोस्ती भी होती है। तो बहुत सारी उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए थे जो मैं आपको एकदम ऐसे बता नहीं सकता यहाँ पर। उसने बहुत एक्सपीरियंस बता दी कि अलग अलग तरीके की चीजें होती है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। क्योंकि अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब आप भी ऑफिसर बनोगे आगे चल के, तो बहुत सारी चीजें जो आम आदमी को नहीं पता होंगी वो आपको पता रहती है ग्राउंड लेवल पर कि क्या चल रहा है भाई एक्चुअल में, जो अलाउ नहीं किया जाता कई बार कि पब्लिक तक पहुंचे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेक जो है वो चुशुल का पार्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। 1962 वॉर के दौरान चाइना ने जो है वो लॉन्च किया था एक इसी क्षेत्र पर एक मतलब मिशन, और इंडियन फोर्स जो है उन्होंने रिजेंग ला को जो है वो डिफेंड किया था। चाइना ने एक मोटरेबल रोड भी बना दी है यहाँ पर, चाइना के पास तो गाड़ियां भी है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं जो चाइना लेकर घूमती है। हमारे पास बोट से हालांकि, और गाड़ियां भी हमने अभी मंगवा ली है, राइट, बट चाइना गाड़ी लेके आ जाता है इस क्षेत्र में। उसके बाद अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं जो इस क्षेत्र पर आराम से जो है वो चल सकती हैं। पैंगोंग सो ब्रिज पर क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो यार, ये जो चाइना की आर्मी ने ब्रिज बना लिया, हालांकि पता है एक इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दूं, हमने भी एक ब्रिज तैयार किया है वहां पर, हालांकि इस रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, बट जिस समय ये चाइना बना रहा था ब्रिज, तो हमने भी बोला था हम भी बनाएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे बना रहे हो, तो हम भी बना रहे थे। तो इंडियन फोर्स जो है, जब 2022 में जब चाइना और इंडियन फोर्सेस के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिला, तो चाइना जो है यहाँ पर ब्रिज बना रहा है जिससे कि वो अपने मोटरेबल व्हीकल्स को यहाँ पर ला सके, और गाड़ियों को ला सके, और फोर्सेस को ला सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, मिलिट्री एडवांटेज हम लोग को देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 4 घंटे में पूरी फोर्स आ जाएगी इस ब्रिज के चलते, जो जिनको लगता था 12 घंटे का समय आने के लिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3488 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिलती है। कोई भी म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो नहीं है कुछ स्ट्रेचेस पे, जो 1962 इंडो चाइना वॉर पे बनाया गया था। इंडिया और चाइना की बॉर्डर जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। मेन डिस्प्यूटेड एरिया अस्काई चेन का तो आप जानते ही हैं, वेस्टर्न साइड पे हम लोग को देखने को मिलता है, राइट।
स्काई चीन जो क्षेत्र है वो चाइना एडमिनिस्टर करती है, बट उस पर क्लेम जो है वो हम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न सेक्टर, कई बार तो यार चाइना साला खुद बोलता है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना, ये क्या करता है, ये विस्तारवादी नीति जिसको हम लोग बोलते हैं कि विस्तार करता है, ये एक्सपेंड करता है। इसने ये तक बोल के रखा है कि इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है वो चाइना का है। अबे गधे, इवन चाइना के साउथ चाइना सी को ये बोलता है कि पूरा समुद्र जो है वो मेरा है। तो ये हरकत ही है, थोड़ा सा कब्जा करने पर ज्यादा फोकस करता है। चाइना जो है वो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं गलवान वैली तक, अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे, कैंप्स बना रखे, शेल्टर्स बना रखे। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने नहीं बनाया, हमने भी बना रखे हैं। फिर यहाँ पर एडिशनल फाइटर्स, बॉम्बर्स, रिकनसाइंस, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, इन सबको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है इसने बॉर्डर के नजदीक पे। ठीक है। एक और यहाँ पर काफी सारे गांव हम लोग को देखने को मिल रहा है जिससे जानबूझकर कुछ गांव बनवा दिए, यानी कि सैटेलाइट से देखा गया था कि पहले कुछ गांव नहीं थे बॉर्डर के नजदीक, तो ये चाइना ने बनवा दिए गांव। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वहां पर उसको अपनी मिलिट्री को स्टैब्लिश कर रहा है, राइट। इंडिया के रिस्पॉन्स क्या है, तो देखो आ गया भैया हमारा भी रिस्पॉन्स। हमने भी जो है लगभग 6000 किलोमीटर का रोड जो है बना दिया है बॉर्डर एरियाज में पिछले 5 सालों में, राइट बेटा, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दारबुक शियोलॉक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो शामिल है, तो ये रोड का नाम याद रखना यार, ये लिख लो ये वाला रोड का नाम। फिर ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा, जैसे जोजिला और जेड मोर टनल लद्दाख के अंदर, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1300 करोड़ रुपए हमने लद्दाख पे लगाए हैं। फिर एयर पावर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने जो है वो डेवलप कर लिया है। हम वहां पर स्टैंड बाय पे हम भी जो है वो रखते हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स को, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जो है उन्होंने डिस्कवर किया है एक स्टेबल कंपाउंड जिसका नाम है मर्क्यूरियस नाइट्राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, 1895 में मर्कूरियस नाइट्राइट जो है, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट, ये डिस्कवर किया है रे ने, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्कूरियस नाइट्राइट। फिर नेक्स्ट इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क को 1901 में जो है वो उसका फाउंडेशन किया, और इनको जो है वो टाइटल मिला कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का, और नाइटहुड का भी मतलब नाइटहुड मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है, ये मिनरल प्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में क्या मिनरल प्रोडक्शन हमने किया है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम हम लोग बनाते हैं, और चौथे नंबर पर आयरन ओर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पूरे दुनिया भर में। और राजस्थान जो है यहां पर सबसे ज्यादा चूना पत्थर का प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। राजस्थान में लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और ओडिशा जो है यहां पर सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन बाय वैल्यू यानी कीमत के तौर पर सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है ओडिशा में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिखकर बताइएगा 150 वर्ड्स में, ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।